बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। और हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंगों के त्योहार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से हेलो किसान में हम तमाम किसानों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और तमाम किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर एक्सपर्ट्स उन्हें राय देते हैं और उनके जीवन को आसान करते हैं, उनकी खेती किसानी को आसान करते हैं। और यही वो सलीका और तरीका है जो किसानों तक पहुंचने का एक माध्यम बनता है। और इस माध्यम के जरिए हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो समृद्ध हो, वो समृद्धि की तरफ बढ़ें और देश विकसित हो। और इसीलिए लगातार हेलो किसान में तमाम किसान हमारे साथ जुड़ते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं और हम चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों पर जो खेती किसानी से जुड़े होते हैं, तमाम योजनाओं से जुड़े होते हैं और हमारे किसानों को एक नया मार्गदर्शन प्रशस्त करते हैं। और इसीलिए आज भी हम एक विषय के साथ हाजिर हैं और चर्चा करेंगे। साथ ही उनके साथ चर्चा के साथ साथ हम तमाम जो कॉलर्स होंगे उनके भी जवाब देने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जुड़ेंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हेलो किसान में हम तमाम किसानों के साथ जुड़ते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, सबसे पहले हम आपको वो विषय बता देते हैं कि आज का हमारा विषय क्या होगा। तो आज का हमारा विषय है हेलो किसान में कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं नवाचार। तो ये आज का हमारा विषय होगा और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान होंगे। लेकिन उससे पहले हम ईमेल एड्रेस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि उस स्क्रीन पर जो ईमेल एड्रेस आपके सामने होगा उस पर आप टोल फ्री नंबर पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर हमारा स्क्रीन पर है 1800113060 1800113061। तो ये हमारा टोल फ्री नंबर होगा। और व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है 8800520717। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं। और साथ ही हमें ईमेल एड्रेस के जरिए भी आप अपना सवाल और सुझाव भेज सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इस पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं जिसको हम कार्यक्रम में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं और सबसे पहले परिचय उनका करा देते हैं। हमारे साथ आशुतोष प्रसाद जी हैं, निदेशक हैं आप राष्ट्रीय सूचना केंद्र दिल्ली, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से। आपका बहुत स्वागत है हेलो किसान में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से हैं आप। आपका भी हेलो किसान में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि आज का जो विषय है वो बेहद अहम है और इस विषय पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे क्योंकि ये जो विषय है वो वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है। हमारे किसानों को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होता है। कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं नवाचार को लेकर सबसे पहला सवाल आशुतोष प्रसाद जी आप ही से मेरा रहेगा कि इसको लेकर क्या दृष्टि है आपकी, क्या इसको लेकर सोचते हैं, इस विषय को लेकर आपकी क्या सोच है? धन्यवाद। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी आज के समय का बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा भी है और ये एक जरिया भी है मदद करने के लिए। और कृषि क्षेत्र में क्रांति पहले से होती आई, हरित क्रांति उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी एक क्रांति की तरह है और कृषि भी इससे अछूता नहीं है। और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति दो तरीके से काम करती है, एक किसानों को मदद करने के लिए किसानों के तरफ से, साथ ही साथ सरकार के तरफ से पीछे से कि उन जो भी ये सुविधाएं दी जा रही हैं उसको कैसे उपयोग में ला रहे हैं और उसको और कितने अच्छे से हम इम्प्रूव करके और सहायता दिया जा सके। बिल्कुल, तो और सहायता दी जा सके और हमारे किसानों को और भी जानकारियां हासिल कराई जाएं और लाभप्रद बनाया जाए। और इसीलिए डॉक्टर दिनेश कुमार आपके पास भी आऊंगा और आपसे भी मैं समझूंगा कि कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और नवाचार को लेकर आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? निश्चित तौर पे होशियार वही है जो वक्त के साथ चलता है।
अब हम देखें तो इंटरनेट में, कंप्यूटर में, मोबाइल में और जो भी हम जानकारी लेते हैं वो बड़ी स्पीड से हमें मिल जाती है। पहले हम चिट्ठी लिखते थे, 8 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी, 8 दिन बाद उसका जवाब आता था, 15 दिन में एक तरह से किसी चीज़ की समस्या का समाधान होता था। अब 15 सेकंड में हम जानकारी ले सकते हैं। स्पीड बहुत बढ़ गई है, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी में भी फायदा मिल सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खेती बाड़ी में कई तरीके से हर क्षेत्र में हर समय पे हमारे किसानों की मदद कर सकती है। नए नए नवाचार आ रहे हैं, वहाँ भी जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। अभी ये विकास कर रही है, धीरे धीरे विकसित अवस्था में है, और जब इसका पूर्ण विकास हो जाएगा, सब किसान समझने लगेंगे, उनको ट्रेनिंग मिलने लगेगी, तब इसका प्रयोग कृषि में और ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारे किसान भाई लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। आजकल अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसी दशा में भी इस तरह की जानकारियां जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आने वाली हैं, किसानों को मदद मिल सकती है, उससे काफी लाभ होने वाला है। बिल्कुल, तो काफी लाभ होने वाला है और ये लाभ कहीं ना कहीं हमारे किसानों को आगे बढ़ने में मदद करेगा और मददगार साबित होगा। इसलिए आशुतोष प्रसाद जी, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि कृषि में नवाचार के कौन कौन से नए क्षेत्र तेजी से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एक बेस की तरह आधार है और इस आधार से बहुत सारे नए आयाम खुलते हैं। उसमें से जो अभी तुरंत जो अभी चल रहा है, अभी AI समिट अभी हुआ था। AI का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसान और खेती के लिए भी बहुत अच्छे से हो सकता है। और इसमें हम बीमारी को पहले से बता सकते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम हम एक उससे सूचना का ऐसा एक बना सकते हैं, सूचना का आधार के जिससे किसानों को मोबाइल ऐप के थ्रू हमें जवाब मिल सके। साथ ही साथ हम इससे सीड ट्रेसेबिलिटी, जैसे हमें बीज मेरा सही है या नहीं और उसकी जानकारी मिल सकती है। हमें मार्केट की जानकारी और मार्केट के आने वाले उतार चढ़ाव की भी, भविष्य में होने वाले वो भी मिल सकती है। तो तमाम जानकारियां इससे हमें मिल सकती हैं। इस पर वापस आएंगे आपके पास आशुतोष प्रसाद जी, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट हमारे दर्शकों को हम दिखा देते हैं, उसके बाद वापस आपके पास आते हैं। देखिए रिपोर्ट। सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार ने खेती की परिभाषा बदल दी है। जहां पहले खेती सिर्फ शारीरिक श्रम और अनुभव पर निर्भर थी, वहीं आज ये डेटा और स्मार्ट तकनीक का मिश्रण बन गई है। कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी से मतलब कृषि क्षेत्र में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, उपग्रह और संचार प्रणालियों के एकीकरण से है। अगर ड्रोन की बात करें तो खेती में ड्रोन के उपयोग ने खेती को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। बता दें कि ड्रोन एक ऐसा मानव रहित विमान है जिसे दूर से ही नियंत्रित तरीकों से उड़ाया जा सकता है। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के कई फायदे हैं। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ कुछ मिनटों में ही कीटनाशक, खाद, दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आती है बल्कि समय की बचत होती है। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट तरंग दृश्यों को पढ़कर किसानों को जानकारी भी देता है कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो सकेगी। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकता है। अगर बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी करने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, ड्रोन की मदद से किसान न सिर्फ अपने फसलों पर नजर रख सकता है बल्कि अपने पशुओं की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। बता दें कि सरकार की ओर से ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP भी तैयार किया गया है। इस SOP में कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के असरदार और सुरक्षित संचालन के लिए निर्देश शामिल हैं, जिससे खेती में उत्पादकता के साथ साथ दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि सरकार ने विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से देश भर में प्रौद्योगिकी और सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, ML, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन आदि के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के लिए राज्य संघ राज्य
क्षेत्र को धनराशि दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा कृषि उपज मंडी समितियों की मंडियों को जोड़कर कृषि वस्तुओं के लिए एक एकत्रित राष्ट्रीय बाजार बनाता है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के विभिन्न मॉड्यूल जैसे एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल, वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल के माध्यम से व्यापारियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और मंडियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी और समय की बचत तो होती ही है, साथ ही जोखिम में कमी और उत्पाद का बेहतर बाजार मूल्य मिलने में भी आसानी होती है। तो कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और नवाचार से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जो आपको ये समझाती है या आपको बताती है कि किस तरह से इस वक्त ये महत्वपूर्ण है। और लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में। आशुतोष प्रसाद जी, वापस आपके पास आऊँगा और आपसे उसी विषय को पूरा करूँगा जिसको लेकर हम जानना चाहेंगे कि नवाचार कौन कौन से नए क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नवाचार के रूप में देखें तो हमारे पास मार्केट और सप्लाई चेन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी का उसको में, कि कैसे अपने प्रोड्यूस को किसान कहाँ बेच सकें, क्या दाम पे बेच सकें। साथ ही साथ जो डीबीटी का जो आज पीएम किसान में सफल हो पाया है वो सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है कि एक ही दिन में इतने करोड़ किसान लाभार्थी को पैसे मिल जाते हैं। साथ ही साथ नए टेक्नोलॉजी में जीपीएस का रोल बहुत है कि आप क्रॉप सर्वे, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है या एग्री स्टैक के स्कीम्स हैं, वो ये नए आयाम उभर के आ रहे हैं जिसमें फार्मर्स आईडी बन रहे हैं, जो एक सुनियोजित तरीके से लाभान्वित किसानों को करने का सरकार की भी पहल है। और साथ ही साथ बहुत सारे मोबाइल ऐप स्टार्टअप और गवर्नमेंट दोनों के तरफ से इनिशिएटिव है जो इमेज प्रोसेसिंग को और जीपीएस को यूज करते हुए बहुत सारे ऐसे सूचना प्रदान करते हैं जो बिना प्रौद्योगिकी के संभव नहीं है। तो देखिए, जो बिना प्रौद्योगिकी के बिल्कुल भी संभव नहीं है वो राम प्रसाद जी हमें, माफ़ी चाहेंगे, आशुतोष प्रसाद जी हमें बता रहे हैं। हम डॉक्टर दिनेश वापस आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे कि मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या रोल है, क्या भूमिका है। निश्चित तौर पे अगर हमें अच्छा फसल उत्पादन लेना है तो हमें पोषक तत्वों का प्रबंधन निश्चित तौर पे सही तरीके से करना पड़ेगा। जितनी ज़रूरत है हमारे पौधों को खुराक की उतना ही डालना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं तो इससे आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। मान लीजिए किसी किसान ने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दी तो फसल में कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ सकते हैं, फसल गिर सकती है, उसका नुकसान ही नुकसान है। तो आजकल के समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें ऐसे डिजिटल सॉइल टेस्टिंग मीटर वगैरह आ गए हैं जिनसे बहुत जल्दी अति शीघ्र किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ सरकार भी इस दिशा में, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, उससे भी सॉइल टेस्टिंग हो रही है। लेकिन आजकल कम समय होने की वजह से कई बार खेत पे ही आप मशीन ले जाके, इस तरह की नई नई मशीनें आ गई हैं, कुछ सेंसर आ गए हैं कि हम मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर जान सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है और सबसे बड़ी बात यह कि सही मात्रा में संस्तुति मिल जाएगी हमें पोषक तत्वों की, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी विधि से पोषक तत्वों का प्रयोग ज़्यादा लाभकारी होगा, कौन सा उपयुक्त समय होना चाहिए और कौन कौन से स्रोत पोषक तत्वों के होने चाहिए। ये सब जानकारी हमें आईटी के माध्यम से बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल, तो शीघ्रता से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, क्या वाकई जितना ऑर्गेनिक कार्बन उसके अंदर होना चाहिए वो नहीं है। ये समझने के लिए, मिट्टी के पोषक तत्व को जानने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी उत्पादन पा सकते हैं। और इसीलिए वापस आपके पास आशुतोष प्रसाद जी में आऊँगा और आपसे समझूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त एआई की, हम बात कर रहे हैं ड्रोन की, हम बात कर रहे हैं प्रौद्योगिकी की और नवाचारों की। तो इसलिए हम आपसे समझेंगे कि ड्रोन तकनीक कृषि में किस प्रकार उपयोगी साबित हो रही है और इसका कितना असर हमारी खेती किसानी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हमारे किसानों को कितना लाभ इसका हो रहा है।
ड्रोन एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है प्रौद्योगिकी यूज करने का। इसमें बहुत सारे तरह की तकनीकी यूज होती हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है जीपीएस है, प्लस एरोडायनेमिक्स है, प्लस इंटरनेट है, और ये समय और पैसा दोनों को बचाता है और साथ साथ वो चीज़ पॉसिबल बनाता है जो पहले शायद नहीं था। जब आप एरियल स्पेस से इमेज लेते हैं तो उससे क्लैरिटी भी मिलती है और इससे छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे इंसेक्ट वगैरह कहाँ कितना इन्फेक्ट किया है वो भी चेक कर सकते हैं, क्रॉप सर्वे कर सकते हैं, और साथ ही साथ ड्रोन हमें ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारे जो क्रॉप का जो अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ हो रहे हैं। और ड्रोन आज के डेट में अगर मिक्स कर दिए जाए एआई के साथ, दोनों मिला के काम कर रहे हैं तो ये एक नए लेवल पे लेके जा रहे हैं। और ये सिर्फ कृषि का एक पहलू तो खेती है, साथ साथ दूसरे पहलू है पशुपालन और फिशरीज, उनके आउटपुट को भी मिलाने में ही हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में कि मवेशी किधर हैं और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आइडेंटिफाई करता है। और इसलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल पूछ लेते हैं। राधा मोहन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। राधा मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर और हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। क्या आपका सवाल है, जरा बताइए। राधा मोहन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर। जी, क्या सवाल है आपका राधा मनोहर जी, आप जरा बताइए। हमारा ये सवाल है जी कि क्या जायज बीज सब्जियों के गर्मियों के इस समय जो बोए जाते हैं वो ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं? तो सवाल सुन लिया राधा मोहन जी, आपका जवाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, वो आपका जवाब देंगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मध्य प्रदेश, चंबल से। देखिए, आप अपने जो आपके मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से आप जानकारी लें, और इसके अलावा जो बनारस में संस्थान है एक सब्जियों का, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। आजकल फ़ोन पे, मोबाइल पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जो हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि गर्मियों में होने वाली सब्जियों के बीज वो आपको ऑनलाइन दे पाएंगे। आप फ़ोन से जानकारी लें, ईमेल उनका नोट कर लें, और फिर आप संपर्क करके बीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अपने जो कृषि विश्वविद्यालय हैं आपके राज्य में, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि ऑनलाइन बीज आपको मिल जाएगा। और इसी में एक और बात है कि सरकार की तरफ से साथी नाम का एक मोबाइल ऐप भी है, और ये सीड ट्रेसेबिलिटी को हेल्प करता है पहचानने में कि असली है या नकली है। आप क्यूआर कोड के थ्रू वो भी चेक कर सकते हैं। तो राधा मनोहर जी, आपको उम्मीद है कि डॉक्टर दिनेश और आशुतोष प्रसाद जी ने जवाब दे दिया है, आपका जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। तो एक बार फिर ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा लगातार यहाँ जारी है। कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और नवाचार पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और डॉक्टर दिनेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बाइट आपको सुना देते हैं, और इससे सुनकर आप क्या महसूस करेंगे। और यह हरियाणा से है, सुनिए आप। संदीप,
डिस्ट्रिक्ट करनाल का स्थायी निवासी हूँ। मैं पिछले 12 से 15 सालों से सब्जी व बागवानी की खेती करता हुआ आ रहा हूँ, जिसमें मुझे मुख्य रूप से मंडी की समस्या बार बार आ रही है। वह मेरे एरिया में टमाटर की फसल क्लस्टर लेवल पर की जाती है, जिसमें नीलोखेड़ी ब्लॉक में 800 से 1000 एकड़ का रकबा लगभग रहता ही है, जिसमें अर्ली ब्लाइट व लेट ब्लाइट की समस्या मुख्य रूप से आती है। लेट ब्लाइट की एक ऐसी बीमारी है जो रातों रात फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, इसमें मैं सूचना प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल करूं? वह कोई अन्य सॉल्यूशन हो लेट ब्लाइट का तो सुझाव देने का कष्ट करें। धन्यवाद जी। आशुतोष प्रसाद जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से करनाल से बाइट आई है वो चाहते हैं कि उनका भी जवाब हमें देना होगा। क्वेश्चन एक जी बिल्कुल, मैं दे देता हूँ जी। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, इसमें क्या है कि इनके टमाटर में बीमारी आई हुई है जी। कभी कभी अर्ली ब्लाइट भी आती है और लेट ब्लाइट भी आती है। इनका कहना है कि जो पछेती झुलसा है टमाटर का, उससे हमारा रोग से नुकसान ज़्यादा होता है। सवाल ये है कि हम इसके नियंत्रण के उपाय कहाँ कहाँ से जान सकते हैं, कि कहाँ कहाँ से हम जानकारी ले सकते हैं। देखिए, एक तो किसान कॉल सेंटर है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। हमारे संस्थान में सब्जी विज्ञान विभाग है, वहाँ साइंटिस्ट हैं, सबके नंबर नेट पे उपलब्ध हैं, ईमेल उपलब्ध है, वहाँ आप फ़ोटो भेज दीजिए। आजकल वीडियो बना के लोग भेज देते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है या जो ज़िले का कृषि अधिकारी होता है, वहाँ के नंबर लेके आप वीडियो बना के उसको भेज सकते हैं, आपको वहाँ से भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा AI का आजकल ज़माना है, आप फ़ोटो खींच के अपने जो टमाटर पे सिम्टम आ रहे हैं, फ़ोटो खींच के उसमें आप अपलोड कर दीजिए, तो जो AI है वो निश्चित तौर पे आपको बीमारी पहचान करके बता देगी। हालांकि बीमारी की पहचान आपने खुद बता दी है, आप खुद उसे पहचानते हैं, लेकिन जो AI है इसमें आपको उसके जो नियंत्रण के उपाय है वो आपको दे देगी। यानी कल को आपकी जो निर्भरता है वो वैज्ञानिकों पे और किताबों पे ज़्यादा नहीं रहेगी, और कम समय में आप अतिशीघ्र जो है वो अपनी जो बीमारी है फसलों की या जो भी समस्याएं हैं उनकी जानकारी आप AI से पा सकते हैं। बहुत सारे ऐप आ गए हैं आजकल मोबाइल पे, जहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है अलग अलग फसलों से संबंधित समस्याओं की, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कीड़ों का प्रबंधन हो, चाहे वो सब्जी की फसलें हो, अनाज की फसलें हो, दलहनी हो या तिलहनी हो। तो ये सब अपना के आप ज्ञान ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से सवाल वीडियो के जरिए करनाल से हमारे किसान ने भेजा था, उनका जवाब उम्मीद है उनको मिल गया होगा। डॉक्टर दिनेश ने उसका जवाब दिया है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, हमारे किसान नंद स्वरूप मिश्रा। आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन किसान पर और हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। नंद स्वरूप मिश्रा जी, क्या सवाल है आपका, जरा बताइए। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ जो कृषि से संबंधित विद्यालय द्वारा किया जाता है, किसी वैज्ञानिक द्वारा या किसी किसान द्वारा, तो हर किसान उसकी कैसे जानकारी प्राप्त करें, अपनी जानकारी संपर्क करना। नंदस्वरूप जी, आपका आवाज हमें ठीक से नहीं मिल रही है, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइए। मैं जानना चाहता हूँ जो किसान नवाचार करते हैं जी, तो हर किसान से संपर्क कैसे होना चाहिए? विद्यालय के माध्यम से नवाचार होता हो या वैज्ञानिक नवाचार, जी जी जी, हर किसान लेने के लिए तो संपर्क कहाँ कर सकते? अच्छा, कैसे संपर्क किया जा सकता है नवाचारों को लेकर, वो सवाल उनका है नंदस्वरूप मिश्रा जी का। डॉक्टर दिनेश, आप जवाब देंगे इसका, क्या वो जानना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो नवाचार हैं, जो इन्वेंशंस हैं जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैज्ञानिक ही करते हैं, किसान भी बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशंस करते हैं, उनके अपने अनुभव होते हैं, उनके पास इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, देसी ज्ञान जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता है। बुआई का समय हो, फसल की व्यवस्था हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसान समझते हैं और इसमें अनुसंधान भी करते रहते हैं। सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहीं भी हो वो किसान ही होता है, क्योंकि वो करता है उस काम को। तो इस तरह से किसानों से भी बहुत सारे नवाचार आजकल आते हैं, सुनने को आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तकनीकियों को कई तरह से प्रयोग में ला सकते हो। एक तो आजकल स्टार्टअप चल रहे हैं, अगर आपको लगता है आपका नवाचार बहुत अच्छा है और इसका
किसानों के लिए कोई वैल्यू होगी, कोई मीनिंग होगा इसका, तो आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान मेले लगते हैं जगह जगह पे, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। जिला कृषि अधिकारी होते हैं हर जिले में, ब्लॉक लेवल पे आप अपने जो नवाचार हैं उसको ले जा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। साथ ही साथ आजकल वैज्ञानिक भी जो अनुसंधान करते हैं उसमें वो पार्टिसिपेशन के साथ जो है वो रिसर्च करते हैं। जैसे आपको कुछ अच्छे पौधे मिले, अच्छी वैरायटी मिली, तो आप वैज्ञानिकों को बता सकते हो, उनसे मिलके और एक नई वैरायटी और एक नई जो तकनीकी है उसको ईजाद किया जा सकता है। तो डॉक्टर दिनेश ने जवाब नंदस्वरूप जी का दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें ऐड आशुतोष प्रसाद जी भी करें कि नवाचारों को लेकर जिस तरह से उनका उत्साह है वो जानना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके सवाल को लेकर? बिल्कुल सही। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं और उनके सपोर्ट के लिए 5 लाख रुपए तक का सहायता भी मिलती है। तो कोई नवाचार है और उसको बिजनेस की में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे AI काफ़ी यूजफुल है और अभी लास्ट माह में ही भारत विस्तार नाम से एक नया चैटबॉट मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज किया गया है। उसमें किताबों का ज्ञान और अलग अलग स्कीम का जो डाटा है उसमें दे दिया गया है। आप उनसे इंटरेक्ट करके भी बहुत सारे नवाचार के बारे में जान सकते हैं, क्या रियली में नवाचार है या पहले हो चुका है। तो ये भी एक अच्छा पहल है जो किसानों को हेल्प करेगा। भारत विस्तार का आपने जिक्र किया, भारत विस्तार से मुझे याद आया कि बजट में भारत विस्तार को लेकर जिस तरह से चर्चा हुई और जिस तरह से उस पर केंद्र स्थापित किया गया, मुख्य तौर से उसे बजट में रखा गया, ये वाकई ऐतिहासिक था। यस, भारत विस्तार की एक खूबी ये है कि अलग अलग स्कीम के अंदर अलग अलग डेटा होते हैं और अलग अलग, जैसे कि फसल के लिए अलग है, बीमा के लिए अलग है, क्रेडिट के लिए अलग है, बट भारत विस्तार में सबको एकीकृत कर दिया गया कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे डेटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप एक ही जगह एक मशीन से इंटरेक्ट करेंगे, एक आदमी की तरह, एक लगेगा कि कोई हमारा साथी आप हमसे बात कर रहा है और हमारे स्कीम के बारे में और प्लस एग्रीकल्चर के बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हमें जानकारी AI देगा। और ये एग्रीकल्चर के साथ एक और सबसे बड़ी समस्या भी कर सकते हैं और अच्छी भी बात कर सकते हैं, भाषा। तो जो AI चैटबॉट होते हैं मल्टीलिंगुअल होते हैं, तो आप किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी लैंग्वेज में आप बात करें वो आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सहायक सिद्ध हमारे किसानों के लिए होगा। नंदस्वरूप मिश्रा हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूँगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि अगर हम बात करें तो ये कृषि में किस तरह का बदलाव इसको लेकर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जानकारी या ज्ञान ही एक तरह से धन है। बहुत बड़ा धन होता है नॉलेज, ज्ञान। अगर हमारे किसानों को बुआई से लेके कटाई तक और मार्केटिंग तक, विपणन तक अगर समय पे, सही समय पे अगर उसका ज्ञान मिल जाता है तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। इससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हो चाहे कृत्रिम संसाधन हो, उनकी दक्षता बढ़ाई जा सकती है। और ख़ास करके आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ कुछ अनुकूलन तकनीकियाँ भी विकसित हो रही हैं। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ आप AI से ले सकते हैं। AI के बारे में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आप किसान भाइयों धीरे धीरे समझने लगोगे, आपके बच्चे तो आपसे पहले समझते होंगे और इसका प्रयोग आप सीख लेंगे। तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं, चैट GPT है, जेमिनी है और ग्रोक है, डीप सीक है, तमाम है, ये बहुत सारे हैं जहाँ से आप मदद ले सकते हैं और अपनी फसलों में इस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ से ज्ञान आप अर्जित करके और फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं और हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और AI का प्रयोग के बारे में लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि AI के प्रयोग से अच्छी तरह से खेती और कम समय में ज़्यादा लागत आप पा सकते हैं। और इसीलिए बार बार हम AI का जिक्र कर रहे हैं, ड्रोन का जिक्र कर रहे हैं, जेमिनी का जिक्र इन्होंने किया, चैट GPT का जिक्र किया। तमाम ऐसी वो ऐप्स हैं जो आपको बड़े सहायक सिद्ध आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, आपकी खेती किसानी में हो सकते हैं। हम वापस आशुतोष प्रसाद जी आपके पास आएंगे। भारत सरकार किस तरह से क्या क्या सूचना प्रौद्योगिकी में किसानों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं?
भारत सरकार ने बहुत सारे नए स्कीम चला रहे हैं जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पॉसिबल हो पाया है। उसमें सबसे बड़ा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके थ्रू लाभार्थी को पैसे दिए जाते हैं। ये इतना ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है बिना सूचना प्रौद्योगिकी के। दूसरे बड़ी है PMFBY फसल बीमा योजना, जो रिस्क को कवर करने में हेल्प करता है किसानों को खेती के लिए, और इनोवेशन के लिए प्रमोट भी करता है कि नए नई चीज़ें करें। तीसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो सब्सिडी भी देता है और लोन दिलाने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है, उसमें भी रियायत देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और सिमिलरली दूसरे और भी हैं, जैसे एग्री इनक्यूबेटर के मैंने बात की, ड्रोन दीदी है स्कीम है, मैकेनाइजेशन के लिए प्रमोशंस हैं। ऐसे बहुत सारे सरकार हर क्षेत्र में एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए प्रमोशंस हैं। तो जितने आयाम कृषि के हैं, हर आयाम में भारत सरकार की तरफ से नए नए इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, और उसकी सारी जानकारी वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अवेलेबल है, और सेक्शन वाइज डिवीजन वाइज अवेलेबल है। हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी के लिए, फ्लोरिकल्चर के लिए, उसके लिए अलग से शुरुआत की गई है। सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप और कृषि सिंचाई योजना, ये सब ऐसे योजनाएं हैं कि कम पानी की लागत से आप अच्छे क्रॉपिंग ले सकते हैं, पैसे भी बचाएगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। बिल्कुल, तो पैसे भी बचाएगा और इन्वायरमेंट फ्रीली भी होगा, और इससे कहीं ना कहीं हमारा वातावरण भी सुधरेगा, हमारा उत्पादन भी सुधरेगा, और कहीं ना कहीं हमारे किसानों को जो आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे। हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेलो किसान में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को लगातार हम जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और नवाचार कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हमारे किसानों के लिए लाभप्रद हो रहे हैं। और इसीलिए हमारा सवाल है दिनेश कुमार जी आपसे। डॉक्टर दिनेश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा स्मार्ट सिंचाई और जल प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी कैसे सहायक सिद्ध हो रही है। जी, पानी जो है वो बहुत कीमती रिसोर्स है हमारा, और पानी की बचत हर हालत में होनी चाहिए। आजकल ऐसी ऐसी तकनीकें आ गई हैं जो खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, जिसके माध्यम से हम मिट्टी की नमी जान सकते हैं। सेंसर्स आ गए हैं जो हमें बता देते हैं मिट्टी में क्या नमी है, और ये बहुत जल्दी रिजल्ट हमें दे देते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो जल उपयोग दक्षता है उसमें वृद्धि हो, तो सिंचाई का सही समय क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी भी हमें सेंसर से और आईटी से बड़ी आसानी से मिल जाती है। फिर बात आती है हमें पानी लगाना है। पानी लगाना है तो पानी कितना लगाया जाए, कब कब लगाया जाए, ये सारी जानकारी हमें आईटी के जो अलग अलग ऐप्स हैं, स्रोत हैं, उनसे मिल जाती है। इसके अलावा जैसे बड़ा आसान काम हो गया है, आजकल कुछ किसान ट्यूबवेल लगाते हैं, ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं, तो उनको भी ऑटोमेशन कर दिया गया है। आजकल तकनीकी आ गई कि घर बैठ के आप अपना ट्यूबवेल स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप उसे बंद करना चाहे तब उसे आप बंद कर सकते हैं, यानी कितना पानी आपको चाहिए, कितना पानी खेत में जाना है, तो इस तरह के ऑटोमेशन आ गए। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स है, जिसमें बिना जो है उसके मिट्टी की खेती की जाती है, या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, वहाँ पे ड्रिप सिंचाई की जाती है। तो ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, इनको भी ऑटोमेशन पे लाया जा सकता है। यानी ऑटोमेटिक ये अपने आप जान लेंगे कि मिट्टी में क्या नमी है, कब इसमें पानी लगाने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक वो फव्वारे चल पड़ेंगे, और कुछ समय बाद जितना पानी उसमें मिट्टी में करना है वो करने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी
रिलीफ है इससे, यानी हमारा जो श्रम है, जो लेबर है वो बचेगी, खर्चा बचेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि जल की बचत होगी। बिल्कुल, जल की बचत होगी। और वाकई जो आपने बताया कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जल कितना चाहिए और जल कब रुकना चाहिए, ये सब ऑटोमेटिक है। वाकई ये दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो संदेश हमारे बलराम किसान हरियाणा से भेजा है, तो वो हम सुन लेते हैं, उनका जवाब देते हैं, उसके बाद वापस आपके पास आऊँगा। आशुतोष जी। मैं बलराम सिंह, गांव सिंगदेर, ब्लॉक नीलोखड़ी, डिस्ट्रिक्ट करनाल का रहने वाला हूं। मैं यहाँ एक बहुत अच्छे लेवल पे सब्जी और बागवानी की खेती करता हूं, और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे टमाटर की खेती होती है, जिसको बेचने में हमें यहाँ मंडी की समस्या है। और इसमें एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या होती है कि इसमें लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट बहुत ज़्यादा आती है, जो रातों रात फसल को नष्ट कर देती है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र से कि इसके बारे में हमें कोई स्ट्रिक्ट जानकारी दें। आशुतोष प्रसाद जी, आपसे मैं चाहूंगा कि बलराम का जवाब भी आप दें और जो कहना चाहते हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। पहले मैं कह रहा था, पूरा कर लेता हूँ जी। बिल्कुल दिनेश जी ने सही बताया। उसके साथ बस इतना जोड़ना चाहता हूँ, सरकार की पहल उसको क्रेडिट से भी जोड़ा गया है जी। अगर आप ड्रिप इरिगेशन या ऐसे सिंचाई जिसमें कम पानी लगते हैं अगर लगाते हैं तो क्रेडिट के समय उसमें सब्सिडी दी जाती है और लोन में रियायत दी जाती है, तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। अब आते हैं बलराम जी के सवाल पे। जी। इनके दो तरह के पहलू हैं, एक है मार्केट का रिलेटेड प्रॉब्लम है और दूसरा है कि उसके बीमारी का इलाज कैसे पता करें। बीमारी का इलाज दिनेश जी ने बिल्कुल सही बताया था पहले ही कि ऐप बहुत सारे मार्केट में है, उस फोटो खींच के एआई के थ्रू ऐप से बता सकते हैं, और साथ ही साथ किसान सेंटर केवीके वगैरह है वहाँ भी बता सकते हैं। बट मार्केटिंग के लिए दोनों तरीके से प्रयास किए गए हैं। सरकार की तरफ से ई नाम मार्केट प्लेस है, और साथ साथ एक मार्केट में प्राइसेस भी बताते हैं कि डेली के क्या प्राइसेस है, उससे भी अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे सही प्राइस किस मार्केट में कितना मिलेगा। और बहुत सारे ऐप प्राइवेट की तरफ से भी दिए गए हैं जो सलाह देते हैं कि अगर आप इस एरिया में हैं, आपका इस कैटेगरी और इस वैरायटी के आपके क्रॉप हैं, तो आपका एक्सपेक्टेड बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हम फार्मर को एआई और टेक्नोलॉजी का मदद दे सकते हैं। बिल्कुल, तो मदद ले सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ, हमारे किसान पराग संबल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पराग, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो किसान में। क्या कहना चाहेंगे आप? पराग, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पराग तक पहुंचने का प्रयास हम कर रहे हैं। पराग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पराग से सीधे तौर पर संपर्क नहीं बन पा रहा है, हालांकि प्रयास किया जा रहा है। पराग, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो जवाब दीजिए, और नहीं पहुंचती तो हम वापस अपने पैनल के पास आते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से हम जिक्र डॉक्टर दिनेश कर रहे हैं लगातार उस प्रौद्योगिकी का, उस नवाचार का जिसकी ज़रूरत आज हमारे किसानों को महसूस हो रही है, लेकिन हम बात करते हैं कृषि शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारी कृषि शिक्षा है, जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे हमारे देश में 75, 78, 80 कृषि विश्वविद्यालय हैं, कुछ जनरल विश्वविद्यालय हैं जो शिक्षा देते हैं, और आईसीआर के भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो शिक्षा देते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की डिग्रियाँ दी जाती हैं। निश्चित तौर पे जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके लिए आईटी का बहुत ही महत्व हो जाता है। आजकल देखिए आप, स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम में काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। साथ ही साथ आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे आपके यूट्यूब है, इस तरह के बहुत सारे संसाधन ऑनलाइन उपलब्ध हैं जहाँ पे स्टूडेंट, विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक विषय पे आप उसका ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो आईआईटीज़ हैं और जो यूजीसी है, इन्होंने करीब स्वयं प्रभा के माध्यम से करीब 45-50 चैनल चला रखे हैं। ये चैनल अलग अलग कोर्सों पे ज्ञान देते हैं, सारा का सारा ऑनलाइन होता है। बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी ट्रेनिंग आजकल घर बैठ के ले सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं फॉर्मली आप क्लास में जाएं,
वहाँ जाके टीचर पढ़ें। हर तरह के लेक्चर, हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह के क्लासेस, हर तरह के कोर्सेज आजकल ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बात यही है कि आपको सिर्फ जानकारी लेनी है और उस जानकारी का लाभ लेके आप अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी इन सब माध्यमों का फ़ायदा ले सकते हैं। वो अपनी जो पढ़ाई, जो क्लासरूम की पढ़ाई है उसमें ऐड ऑन करना हो, वैल्यू ऐड करनी हो, तो वो भी इस तरह के लेक्चर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अच्छा साधन है जिसके माध्यम से हमारी कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है। बिल्कुल, तो प्रचार प्रसार बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है, और इसलिए आशुतोष प्रसाद जी मैं आपके पास आऊँगा। उस शिक्षा से हमारे किसानों की जो खेती किसानी है वो कितनी बदली है, साथ ही मौसम संबंधी सूचना से क्या वाकई प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हो रहा है हमारे किसानों के बीच में? हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रेगुलर मैसेजेस आते हैं अगर आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं, और उनके वेबसाइट पे भी डेटा है कि अगले दिन टेम्परेचर, मॉइस्चर, बारिश होने की संभावना, ये सब आसानी से उपलब्ध है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, उन डाटा को लेके फिर लोकेशन वाइज भी कस्टमाइज करके, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ गेहूं लगा है, कहाँ पे दाल लगे हैं, कहाँ पे आपका दूसरे वेजिटेबल्स लगे हैं, उसके हिसाब से वो कस्टमाइज एक सलाह के रूप में देते हैं। तो इस तरीके से मौसम की जानकारी का बेनिफिट है। साथ ही साथ हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम, एक बहुत बड़ी समस्या है नॉलेज डिसेमिनेशन का। जो साइंटिस्ट नए चीज़ें के इन्वेंशन, नवाचार करते हैं, वो किसानों के खेत तक कैसे आए ऑथेंटिकेट होके, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा रोल है। और उसके लिए पहले की तरह उतने डिवाइसेस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल भी आज के डेट में बहुत काबिल है इस चीज़ को देने के लिए, कम खर्चे पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ दूसरों के बीच आपस में बढ़ावा भी दिया जा सकता है कि एक नया चीज़ को यूज करते हैं तो उसका उपयोग का और सलाह दोनों। जयदीप साहब, इसमें एक दो बात और जोड़ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। दो, इसमें जैसे मौसम का जो पूर्वानुमान है, इसका प्रयोग बहुत सारी अवस्थाओं में खेती बाड़ी में किया जा सकता है। यहाँ तक कि बुआई का समय क्या हो, कब हो, ये भी हम मौसम की जानकारी के आधार पर तय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अलग जो कृषि की क्रियाएं हैं उनको भी हम मौसम जो पूर्वानुमान है उनके आधार पर कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमें पता है 2 दिन बाद बरसात होगी, तो हम अपनी फसल में 2 दिन पानी ना लगाएं, इससे हमारे जल की बचत होगी। चूँकि ज्ञान हमें एकदम मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है आज के समय में, तो इसका हम लाभ उठा सकते हैं। इसी तरीके से ओलावृष्टि आने वाली है या ठंडा आने वाला है या बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है, मौसम में बदलाव आने वाले हैं, वर्षा नहीं होगी या वर्षा होगी या आंधी चलेगी, तूफान आएगा, इन सारी जानकारियों का तुरंत हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इनके माध्यम से, और फिर इसका अपनी खेती बाड़ी में इसका लाभ उठा सकते हैं। अपने होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं और हमारा जो खेती बाड़ी का लाभ है वो इससे बढ़ता है। तो डॉक्टर दिनेश, हमने लाभ के बारे में बातचीत की, लेकिन मैं समझना चाहूँगा कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी अपनाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ हमें महसूस होती हैं जो हमारे किसानों के लिए बड़ी चिंतित होती हैं? बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती है निश्चित तौर पर आजकल मोबाइल हमारे किसान भाइयों पे हैं, लेकिन नंबर वाले हैं, वो 1 2 3 4 वाले हैं। अब समय आ गया कि उनको भी स्मार्टफोन खरीदने पड़ेंगे, हालांकि सबके पास नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल स्मार्टफोन जिसमें स्क्रीन होती है, लेकिन बहुत सारे किसानों के पास देखे भी जाते हैं, जो बदलाव आया है। जी बिल्कुल। अब हमारे पास सीमांत किसान है, लघु किसान है, अभी वहाँ तक स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, इंटरनेट की स्पीड है। गांव में जब हम जाते हैं तो किसान भाई बोलते हैं भाई टावर नहीं आ रहे, टावर नहीं आ रहे। उनका मतलब होता है कि जो इंटरनेट की स्पीड है, जो कनेक्शन है वो स्लो है, तो वहाँ पे कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरा, हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ पे 2 ही भाषाओं से काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी और हिंदी। इसमें हमें क्षेत्रीय भाषाओं पे भी ध्यान देना होगा, उसी में ऐप डेवलप किए जाएं, उसी में सारी चीज़ें जो हैं दी जाएं, इससे हमारे किसान ज़्यादा फायदा लेंगे। साथ ही साथ किसानों की लिटरेसी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, उनको इस क्षेत्र में ट्रेनिंग भी दी जाए, जहाँ जहाँ संभव हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, क्योंकि अभी तक जो आईटी और जो हमारा ये एआई वगैरह जो आधुनिक नवाचार है, इनकी जानकारी अभी तक ट्रेनर्स को भी नहीं है। तो पहले ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तभी गहराई में
अंतिम व्यक्ति तक ये टेक्नोलॉजी जा सकती है और लाभ मिलेगा। नहीं तो होता क्या है, जो सक्षम लोग हैं सिर्फ उन्हीं तक ये चीजें रह जाती हैं और जो व्यक्ति आखिरी पंक्तियों में खड़े हुए हैं वहां तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो अंतिम पंक्ति तक के किसान तक हर जानकारी पहुंचे और यही लगातार हमारा मकसद रहता है। और इसलिए आशुतोष प्रसाद जी के पास मैं आऊँगा, हालांकि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा भी एक सवाल है जो मैं ऐड कर लेता हूँ उसी के साथ, आप भी अपनी बात रखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी कृषि बीमा और आपदा प्रबंधन में कैसे सहायक सिद्ध हो रहा है? हालांकि इस पर आपने बताया, लेकिन विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, किसानों को बताइए। एक चैलेंज में एक ऐड ऑन करना चाहूँगा जो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। निजता का अधिकार जो है, प्राइवेसी, बिल्कुल। तो डीपीडीपी एक्ट 2023 से लागू है, तो जो इसके रूल्स आ गए हैं, एक्ट इस्टेब्लिश हो गया है। तो जब भी हम कुछ अपनी निजी जानकारी किसी भी ऐप और वेबसाइट्स वगैरह पर देते हैं तो उसकी सेफ्टी करना भी एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैलेंज है और इस चैलेंज को समझेंगे आपसे आगे भी। लेकिन पूनम दिल्ली से हमारे साथ एक हमारे कॉलर जुड़ गई हैं। पूनम, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान और हेलो किसान में आपका। बताइए जरा, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूनम जी, बताइए। ड्रोन कितने खेती के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है वो कितने का आता है? ड्रोन कितने का आता है ये डॉक्टर दिनेश आपको बताएंगे। डॉक्टर दिनेश बताइए इस ड्रोन के बारे में। हालांकि आशुतोष प्रसाद जी भी कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। आशुतोष जी जवाब दीजिए। ड्रोन का अलग अलग मॉडल होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग पर्पसेस के लिए, वेट कैपेसिटी, हाइट कैपेसिटी, सेंसर्स कैसे लगे हैं, तो ये वेरी करते हैं साइज टू साइज और टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी। इसका कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते। तो उम्मीद है पूनम जी आपका जवाब मिल गया होगा। और कोई और सवाल है तो बताइए। बहुत शुक्रिया पूनम जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना सवाल रखा। हालांकि आपका जवाब आपको जाहिर है, उम्मीद है मिल गया होगा। हालांकि हम आगे बात को बढ़ाते हैं। आशुतोष प्रसाद जी, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा बीमे को लेकर थी, किस तरह से प्रौद्योगिकी में सहायक सिद्ध हो रहा है ये हमारे किसानों के लिए। बीमा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एक क्रांति की तरह भी यहाँ भी एक्ट कर रहा है कि इससे तो दो काम कर सकते हैं। एक, हम एस्टिमेट सही लगा सकते हैं कि बीमे की राशि कितनी हो और किसको बेनिफिट है। रियली एक तरीके से इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स उस पर इम्प्लीमेंट होता है और उसमें फ्रॉड को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो दोनों तरीके से फ़ायदा करता है। जैसे क्रॉप अगर आप लगा रहे हैं, उस एरिया का क्रॉप ख़राब हुआ है तो क्या पूरा ख़राब हुआ है, तो उसमें जीपीएस भी इनेबल्ड हो जाता है टेक्नोलॉजी के लिए। साथ ही साथ उस जीपीएस के कलर कॉम्बिनेशंस के आधार पर एनालिटिक्स लगा के ये भी पता लग सकता है कि किस प्लॉट में कितना डैमेज है। बिल्कुल। तो ये दो तरीके से काम करता है और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है फार्मर्स को कि अगर मेरा फसल खराब भी हो गया तो हमें बीमा में इतना मिलेगा और हमें लॉस नहीं होगा। बिल्कुल, तो लॉस नहीं होगा और बीमा का कितना जो अमाउंट है वो मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तमाम जानकारी आपको लगातार हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेलो किसान में आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल हमें भेजे गए हैं उस सवाल को ले लेते हैं। पराग उत्तर प्रदेश से हैं और उन्होंने हमें भेजा एआई के माध्यम से, क्या मैं अपने पेड़ की आयु
पता लगा सकता हूं या नहीं? इस सवाल का जवाब दे देते हैं आशुतोष प्रसाद जी, जल्दी से आप इसका जवाब लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे डेटा चाहिए। अलग अलग स्टेप्स पे जब पेड़ बड़ा हो रहा था, उसके साथ साथ कितनी टेम्परेचर, कितने मॉइस्चर, कितना केमिकल्स थे, अगर बहुत सारे डेटा हैं तो पॉसिबल है। बट अभी इस पर रिसर्च बहुत चल रहा है और ऐसा अभी एस्टेब्लिश मॉडल नहीं है कि इमिडिएटली बताया जा सके। मोटा मोटा ये डिपेंड करता है कि कौन सा पेड़ है। अगर आपका डाइकोट है तो डाइकोट के अंदर रिंग्स बनते हैं, उन रिंग्स को काउंट करके भी हम उस पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं, जो सीधा तरीका। उसमें हालांकि AIIT का कोई लेना देना नहीं है, वो बड़ा आसान तरीका होता है। बिल्कुल, ये आसान तरीका है। हालांकि एक और हमारे व्हाट्सएप पे एक कॉलर ने हमें पूछा है, और ये शिवम है मध्य प्रदेश से, जिन्होंने हमसे पूछा है AI के माध्यम से क्या हम किसान फसल की कमियों के बारे में जान सकते हैं? डॉक्टर दिनेश, आप जरा बताइए। जी बिल्कुल जान सकते हैं AI की मदद से। देखिए, एक तो पोषक तत्वों की कमी होती है, फसलों में उनके लक्षण आते हैं, कुछ हाइट कम हो जाती है, रंग बदल जाते हैं। इसी तरीके से कीट और बीमारी और रोगों में भी ये जो हमारे पौधे होते हैं उसके कलर्स, पत्तियों के रंग, किसी में ऊपर की पत्ती पे आते हैं बीमारी, किसी में नीचे की में आती है, किसी के शीत में आती है। कुल मिला के अलग अलग भागों पे बीमारी आती हैं, कुछ में बालियों में आती हैं। इसी तरीके से कीड़े मकोड़े, पोषक तत्व, तो निश्चित तौर पे AI इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है अभी, और आप उसमें फ़ोटो अपलोड कीजिए, वो आपको कमी बता देगा। हालांकि इसको अपनी आँखों से भी आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार उसको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपसे एक्सरे कराता है और तमाम तरह के टेस्ट कराता है, लेकिन वो डॉक्टर ही जजमेंट लेता है कि किस तरह का इलाज हमें करना है। तो ये शुरुआती दौर है हमारे AI के, इससे गलतियां भी हो सकती हैं। इसको आप पूरी तरह से एकदम से रिलाई ना करें, पूरा विश्वास ना करें, लेकिन निश्चित तौर पर ये पहचान करने में काफ़ी मदद हमारी कर सकता है, बीमारियों का या इस तरह की समस्याओं का। बिल्कुल, तो शिवम को उम्मीद है कि उनका जवाब मिल गया होगा। और एक और कॉलर हैं पूजा बिहार से, उन्होंने हमें लिखा है कि मूंगफली की बुआई के लिए कोई अंतर है? तो क्या मूंगफली की बुआई के लिए कुछ और भी यंत्र हैं? यंत्र के बारे में उन्होंने पूछा है, माफ़ी चाहेंगे कि कोई यंत्र है मूंगफली की बुआई के लिए? तो आशुतोष प्रसाद जी जरा बताइए, उनका जवाब दीजिए। दिनेश जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, अगर आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकते हैं। मूंगफली की बुआई मोटे तौर पे हम हाथ से करते हैं, कूड़ बना लेते हैं, देसी हल के पीछे इसकी बुआई करते हैं। इसके अलावा आप कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आजकल नई नई मशीनें आ रही हैं बुआई के, और निश्चित तौर पे इस दिशा में भी प्रयास किए गए होंगे। फ़र्क यही है कि अब आपको इसकी जानकारी ढूंढनी पड़ेगी, अपने आप इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। और इसमें नवाचार भी होता रहता है, लोकल लेवल पे भी कस्टमाइज करते हैं, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल, नवाचारों को भी आप चेक कर सकते हैं, और लगातार एक्सपर्ट्स जो आपके जवाब दे रहे हैं, चाहिए आपको संतुष्टि ज़रूर हुई होगी इन जवाबों से। और हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि हमारे जो भी कॉलर हैं जो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें सवाल भेजते हैं, और इसीलिए हम उनके जवाबों को देने का प्रयास करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी क्या सवाल है सबसे पहले वो जान लेते हैं। फ़ोनो इस वक्त हमारे साथ है, फ़ोन लाइन पर हमारे आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरियाणा से आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, सबसे पहले स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर, और क्या सवाल है आपका, जरा बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे को ये जानना है सर, जैसे कृषि में हम एग्रीकल्चर ड्रोन का यूज करके सर, मतलब इसको कैसे बढ़ा सकते हैं सर? जैसे स्प्रे पंप, इन पे इनका यूज कम कर सके, मतलब इन पे डिपेंडेंसी कम कर सके सर। और सर एक ही है कि SC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो इसमें सब्सिडी क्या क्या मिल सकती है? बिल्कुल, सब्सिडी के बारे में आशुतोष प्रसाद जी आपको बताएंगे, लेकिन डॉक्टर दिनेश, आप क्या कहना चाहेंगे इनके सवाल को लेकर? सबसे पहले दोनों आप बता दीजिए। पहला पार्ट मैं ठीक से समझ नहीं पाया इनका, लेकिन एक बहुत बेहतर प्रयोग में इनको बता सकता हूं कि पूरा टोटलिटी में आपको देखना होगा। इसको हम सटीक खेती कहते हैं। सटीक खेती में क्या होता है कि हमें जो हमारा खेत है, खेत में देखना होता है कि समस्या कौन से भाग में है। कई बार खरपतवार खेत के एक हिस्से में होते हैं, एक हिस्से में नहीं होते। इसी तरीके से बीमारी, कीड़े मकोड़े या पोषक तत्वों से संबंधित जो कमियां होती हैं वो खेत में सारे में समान रूप से नहीं होती, कहीं कहीं होती। जैसे ब्राउन प्लांट होपर है, धान में आता है कीड़ा, ये कहीं कहीं आता है, तो उतने ही हिस्से पे हमें जो है वो दवाइयों का प्रयोग करना है, उसका उपचार करना है। इसके लिए तकनीकी अवेलेबल है। इसमें GPS, GIS और VRT, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, इन तीनों को मिला के और रिमोट सेंसिंग को मिला के आप सटीक खेती कर सकते हैं। शायद अभी समय कम है, नहीं तो मैं आपको विस्तार से बताता इस बारे में।
बिल्कुल, तो विस्तार से आप बताते, लेकिन जितना आपने बताया वो हमारे किसानों के लिए कहीं ना कहीं उनके खेती किसानी में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है और फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं हमारे कार्यक्रम में आप दर्शकों को। सब्सिडी के लिए आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लोकल बहुत टाइप के बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी है, सरकारी बैंक भी है और सहकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग है, मैकेनाइजेशन के लिए अलग है। तो आप अप्रोच करेंगे तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर के लिए आपको सब्सिडी की जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो बिल्कुल सब्सिडी की जानकारी आपको मिल जाएगी और तमाम जानकारियाँ जो इस कार्यक्रम में हमने आपको बताई और कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और नवाचार के बारे में आपने आज के अंक में, आज के कार्यक्रम में जाना। आपको कैसा लगा ज़रा बताइएगा, ज़रूर हमें लिख भेजिएगा। लेकिन हमारे साथ जुड़े आशुतोष प्रसाद जी कार्यक्रम में आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर किसी और मुद्दे पर करेंगे बातचीत। तब तक तो वो और अगला विषय हम आपको बता देते हैं, कल का विषय हमारा क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। शुष्क क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाएं, ये हमारा अगला विषय होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमें लिख भेज सकते हैं अपना सवाल, सुझाव, अपना प्रश्न वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं। हेलो किसान फ़ोन नंबर है 8800520717। इस पर आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। साथ ही ईमेल एड्रेस भी हम आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर, और आप नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com के ज़रिए आप हमें अपना सवाल भी भेज सकते हैं। तो कॉल सेंटर के ज़रिए भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं और जो नंबर है वो स्क्रीन पर है 1800113060। सोमवार शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये आपका नंबर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और QR कोड स्कैन करके आप दोबारा से हमें जुड़ सकते हैं, सुन सकते हैं। डीडी किसान चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, हेलो किसान आप कार्यक्रम देख सकते हैं और फिर से इसको स्कैन करके आप तमाम एक बार से जानकारी जुटा सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।